गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 22 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के हम कुछ अंतर कॉमन आर्टिकल्स को देख पाएंगे, जिनमें से हम केवल उसी न्यूज़पेपर से उसको पढ़ेंगे जिसमें भी ज़्यादा डिटेल से उनको बताया गया होगा। साथ ही में जो बचे हुए आर्टिकल्स होंगे उनको हम अलग से करेंगे, सो दैट यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सिलेबस के हिसाब से कोई भी आर्टिकल, कोई भी करंट अफेयर से न्यूज़ हमसे नहीं छूटे। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ में, जो कि है इंडिया इन फेवर ऑफ रेगुलेटिंग नॉट बैनिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक। देखिए, खबर बताती है कि अभी एक हफ्ते की टोर्नेडो यानी कि कनाडा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां पर हम नेगोशिएशंस को देखेंगे। कंट्रियां क्या करेंगी, एक दूसरे से नेगोशिएट करेंगी, चर्चा करेंगी, आचार विचार करके किसी एक पहलू पर पहुंचने की यहाँ पर कोशिश होगी। पहलू पर पहुंचने की कोशिश जो है वो है बैन कर देना सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा हम देख पाएंगे इसी में अपना भाग निभा रही है, फिनलैंड, स्वीडन, ये ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर सिंगल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, कि आप एक ही बार किसी प्रोडक्ट का जो कि प्लास्टिक से बना हुआ है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बैन कर दीजिए, क्योंकि ये नेचर के लिए हद से ज़्यादा विनाशकारी है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इंडिया और ईयू यूरोपियन यूनियन जो है, जिसमें हम देख पाएंगे 27 मेंबर कंट्रीज़ होती है यूरोप की, उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे यूएस को और साथ ही में देख पाएंगे इंडिया को। इन कंट्रीज़ का यहाँ पर मानना है कि इसको बैन कम्प्लीटली ना करके यहाँ पर क्या करना चाहिए, रेगुलेट कर देना चाहिए कि कितनी मात्रा में इनका इस्तेमाल हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कोई एग्जाम्पल बताइए, फिर हम सोचेंगे कि क्या उसको बैन करना ठीक है, नहीं है। देखिए, सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक होता है, जैसे कि आप किसी चम्मच को इसमें देख सकते हो, प्लास्टिक की जो चम्मचें आती हैं जिसके अंदर आपको पैकिंग के साथ में दी जाती है, तो उसको कोई भी इंसान जब एक बार ईट कर लेता है उससे, तो उसको क्या करता है, फेंक देता है। डिस्पोजेबल वो होती है, उनको फेंक दिया जाता है। इसी वजह से क्या आपको लगता है कि विदाउट जो प्लास्टिक की स्पून होती हैं उनके बिना काम चल सकता है? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठाता है। इंडिया को लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, इसको अनअवॉइडेबल बनाया जा सकता है, प्रॉब्लमेटिक ये सिचुएशन बिल्कुल है, लेकिन अनअवॉइडेबल नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को जिसमें सिंगल यूज़ सेक्टर्स यहाँ पर आते हैं। इवन इंडिया ने इसके ऊपर कुछ अच्छे काम भी किए हैं। कैसे किए, चलिए समझते हैं। इंडिया की तरफ से हम देखते हैं कि 2021 के अंदर एक एक्ट लाया जाता है जो कि था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट। 2021 में आता है, इसको लागू किया जाता है 2022 में, और इसके अंदर इंडिया खुद अपने देश से 19 ऐसी कैटेगरी थी प्लास्टिक की जिनको यहाँ पर क्या कर देता है, बैन कर देता है। और वो कौन से प्लास्टिक थे, जो सिंगल ही यहाँ पर यूज़ होते थे, कि इंडिया के अंदर आपको वो नहीं मिलेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जैसे कि 200 ml की वाटर बोतल होती हैं जिनको बाद में भी फिर से रीयूज़ किया जा सकता है, ऐसी चीज़ों को इससे अलग रखा जाता है। अदरवाइज़ खैर हम देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इन सभी का ये स्टांस है कि प्लास्टिक की जो मेकिंग और सेलिंग है, उन कैटेगरीज़ को जो सिंगल में आते हैं उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दो, यानी कि उसके ऊपर थोड़ी सी सख्त कार्रवाई हो। उसको ऐसा हो कि अगर मान लीजिए अभी 100 आइटम बनाने की परमिशन है, तो उसको घटा करके 10 आइटम्स कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी या क्वांटिटी जो है उसको हम कम कर सकते हैं, रेदर देन जस्ट पूरा का पूरा बैन लगाने के। खैर, इस पे जो यहाँ पर आउटकम निकलेंगे वो हम देखेंगे आगे, जब भी एक नेगोशिएशन अपने पूरे के पूरे दौर के ऊपर पहुँचेगी। फिलहाल के लिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है IRDAI रिमूव्स एज बार फॉर परचेजिंग हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, IRDAI का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इनका काम क्या है, इंडिया से आई से हम देखेंगे इंश्योरेंस, आर से रेगुलेशन यानी कि किसी चीज़ का अधिनियमन करना, किसी के ऊपर कानून लगाना, और फिर हम देखते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, और आगे हम देखते हैं अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो इनका काम होता है कि इंडिया के अंदर जितने भी इंश्योरेंस यहाँ पर दिए जाते
करते हैं उसके ऊपर इनकी पूरी की पूरी नज़र हो, कितना कोई कैसे इंश्योरेंस पे काम कर रहा है। जैसे इसको आप आरबीआई से भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे आरबीआई एक हेड है इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का, वैसे ही इंश्योरेंस सिस्टम का यहाँ पर कौन हेड है, आरडीआई। तो आरडीआई को हम उसमें काउंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर एज बार जो होता था उसको हटा दिया है इंश्योरेंस को परचेज करने में। अब एज बार किन के लिए था, चलिए समझते हैं। एक तो 18 से जो कम होके बच्चे होते थे खास करके उनको यहाँ पर परचेज नहीं किया जाता था। दूसरा जो कि 65 प्लस अडल्ट हो जाते हैं, यानी कि अब वो ओल्ड एज में जाने वाले हैं, तो उनसे लेकर समस्याएं ज़्यादा हैं। लेकिन इनका कहना है कि ये अब उस दिशा में भी काम करना चाहते हैं, खास करके जो ओल्ड मेंबर हैं सोसाइटी के, उनको भी इंश्योरेंस देकर उनकी भी मदद करवाना चाहते हैं, सो दैट वो भी यहाँ पर चैनल्स के अंदर जब उनको क्लेम्स होता है, ग्रीवेंसेस होते हैं, उनका वो एड्रेस हो सके और एक इंक्लूसिव हेल्थ केयर इकोसिस्टम बन सके जिसके अंदर सभी को सम्मिलित किया जाता है, सबका हम यहाँ पर सम्मेलन देख पाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हाउ बेंगलुरुज लेक डिसअपियर्ड। देखिए इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है जीएस पेपर 3 में, एनवायरनमेंट जो बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उसके रहते हुए कैसे चीज़ें बदल रही हैं, उससे हम इसको यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। आर्टिकल बात कर रहा है एक ऐसे वाटर क्राइसिस की जो हमें अभी कुछ दिन पहले बेंगलुरु जैसे मेन सिटी में देखने को मिला। देखिए जब समर आई इस बार की 2024 की, जब गर्मियां होती हैं तो बेंगलुरु के अंदर बहुत ही ज़्यादा वाटर क्राइसिस काफ़ी बड़े लेवल पे हमें दिखाई दिया। वाटर से रिलेटेड क्राइसिस हो गया था। और ये जब सर्दी के बाद में जाता है तो ऑलमोस्ट हर साल हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऐसे इसको वाटर को कमी होते हुए ज़रूर देख पाते हैं। हालांकि इस बार का वाटर क्राइसिस बड़ा था। अब ये एस्टिमेट लगाई जा रही है कि 2025 का जब वाटर क्राइसिस आएगा तो वो और भी ज़्यादा भयंकर और भी ज़्यादा बड़े लेवल पर यहाँ पर मापा जाएगा। खैर इसके ऊपर ये बात करिए कि कैसे पहले बेंगलुरु के अंदर यहाँ पर लेक्स होती थी, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर क्या होती थी, लेक्स होती थी, उनमें पानी भी रहता था। लेकिन वे लेक्स अब सूख चुकी हैं। इसके पीछे ऑब्वियसली कारण है हीट का, क्लाइमेट चेंज का, गर्मी का, ये सब कारण भी है। लेकिन और ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से बेंगलुरु जैसी जगह पर हमें वाटर स्कैरिसिटी दिखाई देती है। और जब हम डिकेड्स में, दशकों से, सेंचुरीज से पीछे जाकर देखते हैं तो हम देख पाएंगे कि इस शहर का क्या रिश्ता था पानी के साथ में। अर्ली जो सेटलर थे, जो सबसे पहले यहाँ पर आकर रहे थे बहुत ही पुराने समय पे, वो इस जगह पर इसीलिए रहे थे क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज होते थे। देखिए अब आप ये बात इतिहास में वापस जाइए, हिस्ट्री में वापस जाइए और समझिए कि जो एंशियंट लोग होते थे जिनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, वो क्या करते थे, या तो नदियों के सहारे बसते थे या किसी लेक वगैरह के सहारे बसते थे ताकि उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत दूर तक उसको लेने के लिए ना जाना पड़े। ऐसा ही सिस्टम था। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो रिसोर्सेज हैं इन पे काबू किया जाता है। प्री कॉलोनियल टाइम के अंदर यहाँ पर कुछ राजा होते थे, वो इनके ऊपर यहाँ पर अपना काबू करते हैं। और फिर जब अर्ली कॉलोनियल टाइम आता है तो उसमें इसका जो रिसोर्सेज का पैटर्न होता था उसमें शिफ्ट आता है। और जब लास्ट में कॉलोनियल पीरियड आता है, अंग्रेज़ों के अंदर जब ये पूरी की पूरी सिटी आ जाती है, तो उसके अंदर भी हम बहुत सारे बदलावों को यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर देख पाते हैं। सबसे बड़ा जो बदलाव था वो किया जाता है यहाँ की लेक्स को लेकर। चलिए समझते हैं कि सबसे पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं, लगभग 9th सेंचुरी सीई में। अब जब 9th सेंचुरी सीई की हम बात करें, यानी कि 9वीं सदी के बाद में जब हम कर रहे हैं, तो हमें समझ में आता है कि सिटी के अंदर जो आज के समय पे लेक है, उस समय पे उसको सिटी का टैंक बोला जाता था। वो बनाया गया था 9वीं सदी में। इसका नाम क्या था, उल्लाल लेक। आज ये जानी जाती है उल्लाल लेक के नाम से। आज इसमें कोई पानी नहीं है, लेकिन उस समय पे ये बहुत ही ज़्यादा पूरे की पूरी लबाबदार भरी होती थी पानी से, और वहाँ पर लोगों को इसका सोल्यूशन जो था, जो चाहिए होता था उनको पानी, वो वहाँ पर मिल जाता था। धीरे धीरे इसमें इंजीनियर किया गया था ग्रेडियंट वगैरह से, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कैसे समय बदलता जाता है। जब समय बदलता है तो हमें समझ में आता है
कि कॉलोनियल टाइम के आसपास में लगभग 1799 के अंदर हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज जो हैं वो इस एरिया के ऊपर रूल करने को आ जाते हैं। जब वो बेंगलुरु के अंदर आते हैं तो वो यहाँ की जो सिटी थी और जो उसका वाटरस्केप था, यानी कि पानी का जो पूरा का पूरा यहाँ पर जैसे लैंडस्केप होता है वैसे जो वाटरस्केप था उसके ऊपर वो पूरा काबू कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, पहले जो लेक होती थी वो कलेक्टिव होती थी, सभी लोगों का उसके ऊपर अधिकार होता था। उन्होंने उसको कलेक्टिव से हटाकर स्टेट के कंट्रोल में रख लिया। उन्होंने बोला कि नहीं, इसके ऊपर जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, स्टेट का होगा। स्टेट यानी कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी। उन्होंने बोला कि ये जो एक्चुअली में पानी है इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, जिसमें कोलोरा जैसी बीमारियाँ क्योंकि उस समय पे फैल रही थी, उन सब का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने यहाँ पर इस जो रिक्रिएशनल वैल्यू थी, एस्थेटिक वैल्यू थी, या जो सेक्रेड और कल्चरल इम्पोर्टेंस होती थी, यहाँ पर जो लोग धार्मिक वजहों से भी यहाँ पर हम देख पाते हैं लेक वगैरह से जुड़े हुए होते थे, उसको उन्होंने बंद करवा दिया। खासकर 1892 में हम देख पाते हैं जब लो फाइनल ईयर होता है, रेनफॉल जो थी वो कैसी थी, थोड़ा कम होती है, तो पहली बार बेंगलुरु के अंदर पाइप्ड वाटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि पाइप के थ्रू लोगों तक क्या किया जाएगा, पानी भेजा जाएगा। और ये पानी लाया कहाँ से जाता था, ये लाया जाता था अर्कावथी बेसिन से। अब क्योंकि ये जो बेंगलुरु का वाटर क्राइसिस है वो काफ़ी समय से न्यूज़ में है, तो उसके आसपास की नदियाँ क्या क्या हैं उनके नाम आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए एटलीस्ट याद जरूर रख लेने चाहिए। खैर, ऑथर जो यहाँ पर है हिता उन्ना कृष्णा एंड हारानी नगरेंद्रा, ये लोग अपनी रिसर्च करते हैं और पाते हैं कि जो एक लेक और यहाँ पर होती थी जिसकी डेथ हो चुकी है, वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि सूख चुकी है, उसका नाम था धर्माबुद्धि। अब जो ये धर्माबुद्धि नाम की थी, इसको अभी इसके जगह पे क्या बना दिया गया है, एक बस स्टैंड बना दिया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारी और भी लेक्स होती थी जिनको बंद किया गया, सब सिस्टम था वो वाटर बॉडीज़ का, और उनके ऊपर अलग अलग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए गए, घर बना दिए, बस स्टैंड बना दिए गए, ये सब हम देख पाते हैं। खैर, अभी क्या हुआ, लगभग 1800 कुएं भी होते थे बेंगलुरु के अंदर, जिनको यहाँ पर बंद कर दिया गया सेंटर में, और आज के समय पे केवल और केवल 50 से भी कम ऐसे कुएं हैं जो बेंगलुरु शहर के अंदर हम देख पाते हैं। सो बिल्कुल ये जो विनाश की तरफ हम लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज क्राइसिस नज़र आ रहा है, उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। लगभग 50 सालों से हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्राइसिस ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये बहुत ही रिसेंट नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पर जो नींव है वो ऑलरेडी टेकी जा चुकी थी। खैर, बेंगलुरु जो है वो एक समय पर कल्याण नगरा के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था, कल्याण नगरा। इसका मतलब होता था द सिटी ऑफ लेक्स, यानी कि लेक जो होती है उनका क्या होता था, ये एक शहर होता था। वो फंक्शनल भी थी, सेंट्रल से लेके लोकल नेबरहुड तक उनका काम भी करती थी, लोगों को पानी पहुंचाती थी, लोकल इकोनॉमिक्स में मदद करती थी, जो सेक्रेड कॉस्मोलॉजी है, जो उसको धार्मिक परंपराएं हैं उसमें साथ निभाती थी, बायोडाइवर्सिटी में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु रहते थे, पेड़ पौधे होते थे, ह्यूमन वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। लेकिन जब अब इनको खोआ जा चुका है, इस लॉस से दोबारा उभरने के लिए बेंगलुरु को अपना जो यहाँ पर सिस्टम है पूरा का पूरा वाटर से रिलेटेड, उसके बारे में दोबारा से विचार करना होगा। हो सकता है कि अभी जो नेबरहुड की यानी कि बेंगलुरु जो सिटी है उसके बाहर जो लेक्स वगैरह यहाँ पर बची हुई हैं उनके ऊपर उनको कंजर्व किया जाए, ध्यान रखा जाए उनका, शायद इससे अभी भी परिणाम में जो है थोड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अदरवाइज फ्यूचर बहुत ज़्यादा अंधकार से भरा हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा यूपीएससी स्प्रिंट नाम से टेलीग्राम के ऊपर भी एक ग्रुप है जिसके ऊपर आप लोग मेरे साथ आकर जुड़ सकते हैं। उसमें आपको क्या मिलेगा कि पहले तो जो हम आर्टिकल यहाँ डिस्कस करते हैं उनके आपको प्रीलिम्स के नोट्स वहाँ पर मिल जाते हैं, साथ ही में जो आर्टिकल हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड पहले प्रीलिम्स में क्या सवाल पूछे गए हैं वो भी आपको क्विज़ के रूप में मिलेंगे, सो दैट आप अपनी नॉलेज को चेक कर सके। उससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं इन आर्टिकल्स से, सो आपको पता हो कि हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं और उनसे क्या सही में पहले सवाल आए या नहीं आए हैं, वो भी आपको उसका भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। और साथ ही में जो वीडियो आप देख रहे हैं वो भी आपको PDF के फॉर्म में वहाँ पर मिल जाती है।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कह रहा है व्हाई आर शुगर प्रोसेस्ड फूड हार्मफुल, यानी शुगर से प्रोसेस जो भोजन होता है वो इतना हार्मफुल क्यों है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये किस वजह से आर्टिकल जो है आज यहाँ पर सामने आया है। देखिए, हमने कल ही देखा कि नेस्ले की तरफ से यहाँ पर जो एक पूरा का पूरा इन्फेंट जो बच्चे होते हैं उनके लिए फूड उतारा गया था इंडिया के अंदर, उसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर का कंटेंट मिलता है। अब ये जो शुगर का कंटेंट है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही है, यानी कि जो कुछ डेवलप कंट्री हैं जैसे कि यूएस हो गया या फिर यूके को हम देख पाएंगे, इनमें ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। इंडिया जैसी कंट्रीज़ में इसको मिलाया गया है 2.5 गुना तक। ब्राज़ील और जैसी अर्जेंटीना जो है वैसी कंट्रीज़ में हम देखेंगे तो क्या पाएंगे कि 5-5 गुना ज़्यादा शुगर, यानी कि जो चीनी होती है या चीनी जैसे और प्रोडक्ट है आर्टिफिशियल रूप में, उनको इसमें मिलाया जाता है। खैर, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, खासकर क्योंकि ये बच्चों के फूड में भी मिल रहा है और बड़ों के में भी। तो जो इन्फेंट होते हैं, जो अभी 6 से 7-8 महीने के बच्चे हैं, उनके भोजन में जब ये पाया गया है तो एकदम से इसके ऊपर बहुत बड़ा हम देख पाएंगे बवाल उठ जाता है। न्यूज़ में इसको कवर किया जा रहा है और इसी वजह से मैत्री पौछा, जो कि खुद में एक डॉक्टर है यहाँ पर और इन सारी चीज़ों को समझती हैं, वो इसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, हमें समझाती है कि फूड इतना हार्मफुल होता क्यों है। तो हमें, क्योंकि पहले भी ऐसे ही लीवर से रिलेटेड 2022 के अंदर भी हमने PYQ के अंदर देखा कि यहाँ पर जो प्रीलिम्स होता है उसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो जस्ट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए इसको भी समझ लीजिए, इसमें 2-4 ऐसी टर्म हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पास्ट में हमने देखा कि जो माल्ट बेस्ड मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उसमें हाई शुगर कंटेंट की वजह से गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ ने वार्निंग दी है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनके खिलाफ ये चुनौती या फिर जो वार्निंग है उसको निकाला गया है, जिसमें ये बात कही गई है कि जहाँ पर आप चीज़ों को हेल्दी बचा कर बेच रहे हो वो एक्चुअली में स्वास्थ्य जैसी तो है ही नहीं, हेल्दी तो है ही नहीं। तो आप हेल्दी बताकर उनका एक तो प्रमोशन है वो गलत कर रहे हो, मिसलीडिंग है। मार्केटिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा एडिड शुगर डाल के उसको और ज़्यादा हार्मफुल बना रहे हो बच्चों के लिए। अब हम समझते हैं कि इतने प्रॉब्लमेटिक है क्यों। तो ये जो मॉल्ट बेस्ड शुगरी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनको हेल्दी ड्रिंक्स के अंडर क्यों रखा गया, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो जब भी कोई भी चीज़ अगर हेल्दी ड्रिंक के अंदर रखी जाती है तो फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी का मानना है कि अगर 100 ग्राम में 0.5 ग्राम तक का यहाँ पर शुगर को ऐड किया गया है, या फिर केवल और केवल 0.5 से लेकर हम केवल 5 ग्राम तक के शुगर को यहाँ पर ऐड होता देख पाते हैं 100 ग्राम का कोई भी प्रोडक्ट है उसमें, तो उसको हम हेल्दी मान लेंगे कि ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या है, ठीक है, इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन जब इससे ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो वही प्रोडक्ट जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो क्या हो जाता है, अनहेल्दी की कैटेगरी के अंदर आ जाता है कि अब जब भी इसको कोई भी खाने वाला है उसको इससे नुकसान होंगे। अब कुछ प्रोडक्ट्स का एनालाइज किया गया जिसमें से हम बॉर्नविटा जैसे प्रोडक्ट्स को देख पाएंगे, जिसके अंदर ये ऑब्जर्व करने पे मिला कि 100 ग्राम के अंदर लगभग 86.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, 49.8% यहाँ पर एडिड शुगर का कंटेंट मिलता है, और जो हमने 86.7 यहाँ पर देखे थे कार्ब्स, उसमें से भी 37.4 ग्राम यहाँ पर शुगर ही होता था। तो अब ये सोच के देखिए कि जब आप इस बोनविटा को पी रहे हैं तो इन एक्चुअलिटी के अंदर आपका बच्चा 70 ग्राम से ज़्यादा 100 ग्राम के अंदर क्या ले रहा है, यहाँ पर चीनी या शुगर का इंटेक कर रहा है। और ये किस कैटेगरी में रखी जाती है, हेल्दी करके बेची जाती है कि बोनविटा नहीं पिलाया तो आपका बच्चा ये रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, कहीं पे सक्सेस नहीं हो पाएगा, ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो इसी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र आती है कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं जब उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया है, फिर भी मिसलीडिंग क्या की जा रही है, एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं, प्रमोशन किए जा रहे हैं, जिससे छोटे बच्चों की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे जो कंट्रोवर्सी हुई है बेबी फूड के ऊपर वो क्या बता रही है, और शुगर का कंटेंट के ऊपर भी यहाँ पर क्या फसाई का बोलना है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एडवर्टीजमेंट एंड क्लेम्स रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग फसाई ने बोला है कि टोटल शुगर लेस देन 5% होना चाहिए, पर ग्राम होना चाहिए 100 ग्राम में,
तभी हम उसको हेल्दी रखेंगे। अब जब हम कुछ यहाँ पर देखते हैं जो हेल्दी ड्रिंक्स है, उनमें 40 ग्राम से ज़्यादा शुगर पाया जाता है 100 ग्राम के प्रोडक्ट के अंदर। ये इतना ज़्यादा है कि WTO के द्वारा भी ये बोला गया है, सॉरी नॉट WTO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी ये बोला गया है कि आपको पूरे दिन में केवल और केवल 25 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। केवल आप 25 ग्राम या उससे कम ही शुगर का इंटेक यहाँ पर कर सकते हो, वो किसी भी फॉर्म में हो। वो आपने खुद ब खुद रोटी जब खाई है मान लीजिए, उसमें भी खुद में कुछ यहाँ पर शुगर होता था, फिर आपने यहाँ पर कोई फ्रूट खा लिया तो उसके अंदर फ्रुक्टोस होता है, फिर हम देखते हैं कि आपने मिल्क लिया है तो मिल्क के अंदर शुगर का जो नेचुरल शुगर है वो लुक्टोस होता है। तो यही सारी चीज़ें कि ऑलरेडी इन सब को मिलाकर केवल कितना खाया जा सकता है, 25 ग्राम ही आपकी डेली की डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए। लेकिन ये तो आप केवल एक ही समय पे 40 ग्राम से ज़्यादा शुगर किसी को दे रहे हो, तो उससे हार्मफुल इफ़ेक्ट हम बाद में देख पाते हैं। क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है उनको हम समझेंगे। फिलहाल के लिए कंट्रोवर्सी को भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक क्लोजर लुक जब लिया गया, जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर बेचे जाते हैं, जिसके अंदर हम देख पाते हैं व्हीट, एप्पल, चेरी, बेबी सीरियल्स को यहाँ पर बेचा जाता है, जो कि 24 महीने तक रखे जा सकते हैं। और कौन बेचता है उनको? नेस्ले। तो नेस्ले जब इनको बेचता है तो ये सेरेलिक इंडिया के अंदर बताते हैं कि इनके अंदर 24 ग्राम तक का यहाँ पर क्या होता है, शुगर होता है, जिसको मिल्क से ही निकाला गया है। उसमें मिल्क सॉलिड, मेल्टोडेक्स्ट्रिन, डेक्टोरोस, इन सारी चीज़ों से निकाल कर दिया जाता है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए, जब बच्चा होता है वो क्या करता है, 6-7 महीने तक केवल और केवल अपनी मदर का ब्रेस्ट मिल्क वो पीता है। अब नेचुरली जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर ज़्यादा शुगर नहीं होती है, वो कम शुगर होती है उसमें, तो बल्कि बहुत ही कम, लेस स्वीट होता है वो। तो जब वो शिफ्ट करता है ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड की तरफ, तो उसको क्या हो जाता है कि शुगर जो होती है, एक्स्ट्रा शुगर उसको मिलनी शुरू हो जाती है। अब जो ये एक्स्ट्रा शुगर है किसी भी यंग बेबी की डाइट में जाएगी तो इससे अननेसेसरी प्रेशर पड़ेगा बेबी के पेनक्रीज के ऊपर। अब पेनक्रीज एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसका काम होता है इंसुलिन को निकालना। तो जब ये इंसुलिन को निकालता है तो इसके ऊपर क्योंकि प्रेशर निकल रहा है तो ज़्यादा इंसुलिन निकलेगा, ज़्यादा इंसुलिन निकलेगा तो डायबिटीज़ यहाँ पर बच्चे को होने की पूरी संभावना हो जाती है। और साथ ही में हम देखेंगे कि ऑब्वियसली इसके बाद में ओबेसिटी जो होती है वो भी एक बड़ा यहाँ पर क्या बनती है, इसका आउटकम निकल कर आता है। मोटापा भी बच्चे को शुरुआत से ही आ जाता है। अब इसको मेंबर करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या किया गया है कि GI का इस्तेमाल किया जाता है। GI क्या होता है? GI का मतलब होता है ग्लाइकेमाइक इंडेक्स। यही आपको ऐसी टर्म्स है जो समझनी जरूरी है। ग्लाइकेमाइक इंडेक्स का क्या मतलब होता है? ग्लाइकेमाइक इंडेक्स का मतलब है कि एक ऐसा चीज़ जो अगर आपने कोई खाना अगर कोई खाया है तो वो कितनी स्पीड से आपकी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को, आपके ब्लड के अंदर जो शुगर होता है उसके लेवल को बढ़ा देता है। तो यही होता है GI, और इसको मेजर करने के बाद ही हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे काम कर रहा है। तो जो मेंबर हम बाद में देखते हैं फर्दर, जो शुगर होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है ट्राइग्लिसराइड के अंदर, जो कि एक प्रकार का फैट है। अब ये जो शुगर कन्वर्ट होता है और फैट बन जाता है, इस फैट को स्टोर कर लेता है आपका लीवर, और धीरे धीरे ये स्टोर जब होता रहता है लीवर में तो इससे बन जाता है फैटी लीवर। ये जो फैटी लीवर होता है और इंसुलिन रेसिस्टेंट जब साथ में आती है, ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलकर डायबिटीज़ को यहाँ पर क्या कर देती है, पूरा अपना नियंत्रण या आमंत्रण उसको दे देती हैं। तो डायबिटीज़ से होने की पूरी संभावना हो जाती है। तो आप सोच कर देखिए कि एक छोटा बच्चा जो अभी 6 महीने तक का भी नहीं हुआ है, उसको क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी के ऊपर जब आप ये एक्स्ट्रा फूड उसको बाहर से दे रहे हो, तो जो फूड आपको लगा था कि एक हेल्दी फूड की कैटेगरी में आता है, उसके लिए अच्छा होने वाला है क्योंकि इन्फेंट का वो, क्योंकि बच्चे का वो फूड है, लेकिन वही एक्चुअली में उसको इतनी भयंकर बीमारियों की तरह अग्रसर कर रहा होता है। फिलहाल के लिए FSSAI ने ऐसा क्या किया है कि जो मिसलीडिंग लेबल्स होते हैं उनको कम करने की कोई कोशिश की जा रही हो। सितंबर 2022 में हम देख पाते हैं कि FSSAI यानी कि फूड सिक्योरिटी, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका मौलना था, इन्होंने एक ड्राफ्ट निकाला। इन्होंने जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला था उसमें ये साफ साफ बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हाई फैट होगी, जिसमें जो शुगर है वो भी ज़्यादा है, हाई लेवल पे है, जिसमें सॉल्ट जो होगा वो भी हाई होगा, तो वो सब एक प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के अंदर माने जाएंगे, और जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट या टोटल शुगर, सोडियम सब होगा। अब क्योंकि ये हम देख पाते
बात है कि प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है तो ये क्या माने जा रहे हैं, इसी वजह से ये हेल्दी कैटेगरी के अंदर तो नहीं माने जाएंगे। और जो फूड का लेबल होगा उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि हाई शुगर है या फिर ये क्या है, हाई, ये हम देख पाएंगे कि सोल्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, ताकि जो कंज्यूमर है सामने जो ले रहा है चीज़ों को, वैसे तो यहाँ पर टोटल कैलोरी करके पीछे बॉक्स बना के लिखा जाता है हर चीज़ को, लेकिन क्योंकि इंडिया की लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो उन चीज़ों को समझ पाएँ, इसी वजह से ये मिसलीडिंग यहाँ पर प्रैक्टिसेस अभी भी हो रही हैं। अब इसका समाधान क्या निकाला जाए, सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, तो FSSAI का ही यहाँ पर बोलना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के द्वारा ही, कि जो फूड निकाला जाता है इन्फेंट न्यूट्रिशन के लिए, उसके लिए एक एक्ट लाया गया। वो एक्ट क्या था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन रेगुलेशन एक्ट 2019। अब इसमें जो रेगुलेशन थे, इसके अंदर जो शुगर है उसको अलाउ किया गया कि वो कॉम्प्लीमेंट्री फूड की तरह थोड़ी मात्रा में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें केवल किसका इस्तेमाल होगा, लुक्टोज का, केवल उसी शुगर का इस्तेमाल किया जा सकता है जो मिल्क से निकाला गया हो, यानी कि दूध से निकाला गया हो बच्चों के लिए। यानी कि आप जो फ्रूट से शुगर निकलता है, जैसे कि हम देख पाते हैं, जैसे कि फ्रुक्टोस होता है या फिर सुरुकोस होता है, ऐसे फूड से निकाले गए शुगर को आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे अनलेस आपको कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्स चाहिए होता है, और उसकी भी डोज कितनी होनी चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली जो कार्ब्स आप खाते हैं किसी भी फूड के लेवल के पीछे, उसमें भी एडिड शुगर होती है, और उसके अलावा जो एडिड शुगर यहाँ पर इस्तेमाल की गई है वो भी एक्चुअली में एडिड शुगर यहाँ पर होती है। तो बहुत बड़ी मात्रा में कोई अगर 100 ग्राम का प्रोडक्ट खा रहा है तो उसमें से 40 से 45 ग्राम तक यहाँ पर क्या हो सकता है, उसमें केवल और केवल शुगर ही आपको मिलेगी। फिलहाल एक रिपोर्ट निकाली गई थी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के द्वारा, जो कि एनुअल हर साल अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, और 2022 के द्वारा उन्होंने बताया कि कंपनियां यहाँ पर जिला परिषद के साथ में, पुणे का एक जिला परिषद है उनके साथ में टाई अप करती हैं, और जो मिड डे मील प्रोग्राम होता है जो कि आंगनवाड़ियों में दिया जाता है, उसमें क्या किया गया, हॉर्लिक्स को उन्होंने ऐड करवाया कि हॉर्लिक्स को भी आप इसके अंदर देना शुरू कर दीजिए, और उसको हेल्थी फूड ड्रिंक के अंदर रखा गया। इसके अंदर हम देख पाते हैं कि लगभग 4600 ऐसी आंगनवाड़ियाँ सेंटर थे जिसके अंदर उसको बंटवाया गया। 1.45 लाख ऐसे बच्चे थे जो कि 3 से 6 साल की उम्र के थे, केवल उनको हॉर्लिक्स पिलाया गया। लेकिन फिर जब हमने उसकी जांच की तो हमें समझ में आता है कि उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या किया गया है, शुगर का कंटेंट हमें मिलता है। तो इसी वजह से जो इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एक्ट है उसमें भी इस बात को लिखा गया है कि इन्फेंट जो बच्चे होते हैं उनके फूड को आप प्रमोट नहीं कर सकते हो, आप उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो। और ये इंडिया में होने के अलावा भी यहाँ पर रिसर्च से पता चलता है कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के ऊपर आकर ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो कि कानूनी तरफ से यहाँ पर ठीक है भी नहीं। खैर, ये था हमारा एक माइंड मैप जिसके अकॉर्डिंग हमने समझा इशू क्या था, शुगर और साल्ट का प्रोसेस्ड फूड में जब ज़्यादा होता है। उसके बाद FSSAI का यहाँ पर क्या स्टैंड रहा है, हेल्थ से रिलेटेड क्या रिश्ते, कंट्रोवर्सी क्या थी, न्यूट्रिशन पे लेबलिंग होनी चाहिए, पब्लिक यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या आया है कि मीडिया अटेंशन हो, हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं, बेटर लेबलिंग यहाँ पर की जानी चाहिए। साइंटिफिक इंटेंस से हम देखें तो देखिए हाउ शुगर जो ड्रिंक होती हैं वो एमेलूज बन जाती हैं और मेल्टिंग प्रोसेस से शुगर जनरेशन और ज़्यादा होती है। फ्यूचर के एक्शन हम ऑलरेडी इसमें समझ चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंड्योरिंग सर्कल ऑफ लाइफ। देखिए ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 के अंदर भी हम इसको एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा अच्छे से पाएंगे, देख पाएंगे कि उसके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। फिलहाल ये प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में हमें पता है कि जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड 15 से 20 सवाल आते हैं और उनमें से 2 से 4 सवाल जो आते हैं वो आ जाते हैं स्पीशीज़ को लेकर। तो स्पीशीज़ क्योंकि ये इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशी है तो इसी वजह से इस पर चर्चा की जा रही है। बात हम यहाँ कर रहे हैं ओलिव टर्टल की। अब ये जो टर्टल है इसके बारे में यहाँ पर बात क्यों की जा रही है
क्योंकि फ़िलहाल हमें इसके समझना है कि कैसे ये समय है, इस समय पे यहाँ पर क्या होता है, हैचिंग करके ये काम करते हैं। डजन्स दिसंबर के अंदर ये आएंगी। बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट होता है वहाँ पर ये हैचिंग करेंगी, अंडे देंगी अपने, लगभग 100 से ज़्यादा। 45 से 60 दिन उसको लगते हैं जब वो बच्चे बाहर निकल पाएंगे उन अंडों से। तो दिसंबर में ये अंडे दिए जाते हैं। ऑलिव टर्टल जो होती है, ऑलिव रेड रिल टर्टल, वो क्या करती है, बाहर आती है समुंदर से बाहर आकर यहाँ बीच के ऊपर इन एग्स को छोड़कर अंदर चली जाती है। उसके बाद 45 से 60 दिन के अंदर ये जो हैचिंग है एग्स की वो होती है और वो बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वो वापस कहाँ पर चले जाते हैं, पानी की तरफ भागते हैं, वहीं पर उनको छोड़ दिया जाता है। फिलहाल हम देख पाते हैं कि इनका जो ओलिव रिडली सी टर्टल होते हैं उनका साइंटिफिक नेम होता है लेपिडोडाइलस ओलिवासिया। ये टर्टल बीचेस के ऊपर आकर नेस्ट करते हैं, अंडे देते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू इसी तरीके से रखते रहते हैं। फ़िलहाल ये इम्पोर्टेंट है, इसमें चेन्नई में क्योंकि ये ज़्यादातर पाए जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो सब इनको यहाँ पर बचाने के काम पे पूरे तरीके से लगे हुए हैं। एग जब हैच हो जाते हैं तो उनको वापस से समुद्र में छोड़ दिया जाता है, डार्क होने के बाद में, रात होने के बाद में। लगभग 12,200 से ज़्यादा हैचिंग जो है समुद्र के अंदर 2022-23 में ऑलरेडी छोड़ी गई थी। 2022-23 का जब हम टोटल डाटा निकालते हैं तो देख पाएंगे कि 1.83 लाख जो हैचिंग यानी बच्चे जो हुए थे इन अंडों से, उनको वापस समुद्र में छोड़ा गया था, जो पिछले 7 साल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर में अभी यहाँ पर निकल कर आया है। चलिए इनकी आप फ़ोटो भी देख लीजिए। यहाँ पर आप फ़ोटो में इसको देख पाएंगे कि ये कैसे एग से बाहर निकलते हैं तो किस प्रकार से दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे से ये बच्चों को आप यहाँ पर देख पाएंगे। और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है व्हाट इज़ द आउटलुक ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। देखिए आर्टिकल जो है, खैर इसके ऊपर जो हम चर्चा करेंगे वो समझेंगे कि ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या क्या कंसर्न यहाँ पर IMF के द्वारा बताए गए हैं। चलिए इसको आसान बनाते हैं और माइंड मैप के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो IMF की वार्निंग क्या है। IMF के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उन्होंने अभी एक लेटेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली है और उसमें उन्होंने वार्निंग दी है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अभी हाई इन्फ्लेशन यानी कि ज़्यादा महंगाई से जूझ रहा है। क्रेडिट जो मार्केट है, यहाँ पर जो कर्ज दिए जाते हैं उसकी भी लगातार हम हाई तरफ उसको देख पाएंगे, बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ देख पाएंगे, जिसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो साइबर क्राइम्स है, साइबर अटैक्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, उनकी मात्रा भी हाई हो रही है। तो क्यों इतना ज़्यादा IMF वरी कर रहा है इन्फ्लेशन को लेके, चलिए समझते हैं। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड कंसर्न क्या है। सबसे पहले तो इसमें कंसर्न हो जाता है सेंट्रल बैंकिंग की तरफ से क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं। IMF ने कुछ यहाँ पर फ्लैग इशू किए हैं जिसमें वो बताते हैं कि जो एंथुजियाज्म है इन्वेस्टर का, कि वो क्या कर रहे हैं, हाई इन्फ्लेशन की तरफ जाकर पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। अभी क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर गई हुई है, उनको लगता है कि मार्केट और ऊपर चली जाएगी, जिसमें उनके जो एसेट है, हो सकता है प्रॉपर्टी उन्होंने कोई खरीदी है, हो सकता है उन्होंने स्टॉक्स खरीदे हैं, तो इन सब में वो लोग क्या कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। लेकिन इन एक्चुअलिटी के अंदर जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो सेंट्रल बैंक जो रिस्पॉन्स देने वाला है, जो अपने इंटरेस्ट के लेवल को लो करेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर हम एक स्लो डाउन को ज़रूर देख पाएंगे, एक रिसेशन को ज़रूर देख पाएंगे, चाहे वो इंडिया की बात हो या वर्ल्ड वाइड बात हो। इस वजह से जो इन्वेस्टर अभी अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करें, उनको यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेगा। तो खैर ये यहाँ पर IMF की कुछ ना कुछ कंसर्न है कि महंगाई की वजह से जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, उनको इससे नुकसान हो सकता है। इंडिया के लिए इसकी क्या पोजीशन है और जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो वॉर हो रही है, वॉर वेस्ट एशिया की वजह से, उसकी वजह से ऑयल एंड गैसेस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और सप्लाई की शॉर्टेज हमें ऑल ओवर यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देती है। तो एग्रीगेट और ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इंडिया की पोजीशन देखें तो स्ट्रॉन्ग रिवर्स है इंडिया में। इंडिया को हम देखेंगे कि ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें पिछले साल सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया गया था कैलेंडर ईयर 2023 में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं बहुत जल्दी वापस चले भी जाते हैं। जैसे ही वेस्टर्न सेंट्रल बैंक जो होंगे वो सिग्नल देंगे इन इन्वेस्टर्स को कि उनके इंटरेस्ट रेट जो है वो
कम कर दिए गए हैं, तो ये इन्वेस्टर बहुत जल्दी से इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकालेंगे, जैसे इंडिया जैसी मार्केट से, और इसकी वजह से जो इंडिया जैसी कंट्रीज़ है उनकी करेंसी के ऊपर क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर दिखाई देगा। अब इंडियन रुपी की बात करें तो हमें समझ में आता है कि ऑलरेडी 83.5 रुपी हम हो चुके हैं डॉलर के अगेंस्ट में, यानी $1 के अंदर लगभग 83.57 पैसे हमारे यहाँ पर रुपए जो हैं वो आते हैं। तो आरबीआई इसको लेकर काफ़ी थोड़ा चिंतित भी दिखाई दे रहा है, इसको रोकने की भी कोशिश कर रहा है, इंटरवेंशन भी कर रहा है, लेकिन स्टिल हम लोग लगातार डिप्रीवेट करते जा रहे हैं। कभी हम देख पाएंगे 2020 तक यहाँ 72 रुपीज़ पर थे, अब ये ऑलरेडी 83 रुपये के ऊपर पहुँच चुका है। सो इसी वजह से ये हमारे लिए एक समस्या की बात है। आरबीआई क्या क्या मेजर ले सकता है, अगर रुपये का डिवोल्यूशन होता है तो ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा होगा, रुपये की जो पावर है वो और ज़्यादा यहाँ पर डाउन जाएगी। इसी वजह से आरबीआई क्या करेगा, वो अपनी जो स्लोइंग डाउन है इकोनॉमी के अंदर, उसका जो रिस्क है उसको बचाने की कोशिश करेगा। पहले तो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इंटरेस्ट के रेट्स को यहाँ पर कम किया जाता है, और उससे क्या होगा कि अब डिमांड जैसे ही थोड़ी सी कम होगी तो हम क्या कर पाएंगे, महंगाई को कम होते हुए देख पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि अगर स्लो डाउन आ जाता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर में, तो तब क्या किया जाता है कि स्लो डाउन आने के बाद में यहाँ पर इंटरेस्ट के जो रेट है उनको बढ़ा दिया जाता है। सो ये भी हम एक प्रॉब्लम इंडिया की इकोनॉमी में फ़िलहाल देख पाएंगे। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट के अंदर हम देखेंगे नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके जो इतना ज़्यादा वो पैसा अभी क्रेडिट में दे रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल की जो है हाई रिस्क है, यहाँ पर मार्केट डाउनफॉल हो जाएगी और इलिक्विडिटी होगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा। जो रिटर्न के लिए यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा रहा है इन्वेस्टर्स को कि हाई रिटर्न उनको वापस दिया जाएगा, इस वजह से इन्वेस्टर भी अपना पैसा ज़्यादा इनमें लगा रहे हैं, और इसी वजह से जो ओवरऑल कैलकुलेटेड रिस्क है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह है उसमें भी राइज जरूर हो रहा है, लेकिन कैपिटल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर जो बोर्विंग हो रही है उसमें रिस्क की मात्रा भी ज़्यादा है। इसी वजह से सेबी जो है वो सामने आते हैं, और सेबी की रेगुलेशन में हमें समझ में आता है कि सबसे पहले तो वो मॉनिटरिंग कर रही है सिक्योरिटीज़ एंड जो मार्केट है उनके ऊपर में। इसके अलावा सेबी का ये भी बोलना है कि उनके जो एक्सचेंज बोर्ड गाइडलाइन है उनके ऊपर और ज़्यादा यहाँ पर नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, और इंक्रीज़ हो रहा है कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के अंदर में। तो सेबी ये कह रही है कि देखिए जो भी यहाँ पर डिस्ट्रेस आ रहा है एसेट्स के ऊपर, उसको वो लोग क्या करने वाले हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर सेल कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के द्वारा ये भी इन्वेस्टर्स को बार बार सचेत किया जा रहा है कि उनके जो फंड्स हैं वो उनके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा सचेत रहें, उनको लगाने से पहले अपनी जो सिक्योरिटीज़ है उनकी तरफ और ज़्यादा सोच समझकर अपने पैसे को कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ग्लाइकेमिक इंडेक्स ऑफ डाइट्स एंड इम्पोर्टेंस बियॉन्ड डायबिटीज़ कंट्रोल। देखिए आर्टिकल जो है वो आता है हेल्थ के ऊपर, साइंस एंड पेज से हम इसको देख पाएंगे। फ़िलहाल के लिए हम समझेंगे कि ग्लाइकेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइकेमिक एक्चुअली में क्या है, क्योंकि ऐसी टर्म्स ही प्रीलिम्स के अंदर ज़रूर पूछी जाती हैं। हमें समझ में आता है जीआई, हमने पहले ही आपको एक आर्टिकल में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि जीआई का क्या मतलब होता है। जीआई का मतलब होता है कोई ऐसा फूड वो कितनी तेज़ी के साथ में यहाँ पर आपके ब्लड के अंदर उसको इनटेक करने के बाद में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, वो जाना जाता है ग्लाइकेमिक इंडेक्स के नाम से। उसमें वो मेजर किया जाता है कि मान लीजिए आपने वीट खाया तो आपके ब्लड शुगर कितने लेवल पे बढ़ता है, आपने राइस खाया तो उससे कितना बढ़ेगा, हम देख पाएंगे आपने कोई स्वीट खाई है तो उससे आपका कितना बढ़ेगा, मिठाई से कितना बढ़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को जो मापा जाता है वो मापा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तरफ से। यही है कि कैसे डायबिटीज़ जो कंट्रोल है उसके बियॉन्ड जाकर भी कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स था उसको सबसे पहले प्रपोज किया गया था प्रोफेसर डेविड जेनिक्स के द्वारा। वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो यानी कि कनाडा जो है वहाँ पर पढ़ाते थे। 1981 में उन्होंने सबसे पहले ये जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है इसके बारे में सर्च की, खोज की और इसको प्रेजेंट कर दिया सभी के सामने।
वो बताते हैं कि जो ग्लूकोज होता है किसी वाइट ब्रेड के अंदर वो एक्चुअली में एक कॉम्परेटर की तरह होता है, यानी कि जो जीआई होता है किसी ग्लूकोज का, मान लीजिए आपने किसी 100 को ऐसे जीआई मान लिया कि इतना ज़्यादा ग्लूकोज का 100 हम मानेंगे, तो दूसरा जो फूड होगा उसकी परसेंटेज में उसको देखा जाता है कि ग्लूकोज किसी वाइट ब्रेड का क्या है 100 है, हम देखेंगे दूसरा फूड राइस को, राइस का कितना निकल के आया 80 निकल गया, तो इसी के परसेंटेज में हम इसको देखेंगे कि ये कितना है 80% है। तो वाइट ब्रेड को यहाँ पर सबसे ऊपर रखा गया कि उसकी तुलना में हम देखेंगे कि किस फूड में कितना ज़्यादा ग्लूकोज या जो शुगर निकलता है वो निकल के आता है। अब ये जो जीआई लेवल होता है इंडेक्स के अंदर, इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है लो जीआई, दूसरा हम देख पाएंगे मीडियम जीआई को, और तीसरा होता है हाई जीआई। जो सबसे लो जीआई होता है उसके अंदर हम देख पाते हैं यहाँ पर 55 से कम, यानी कि लेस देन 55 जो इंडेक्स जिस भी खाने में निकल कर आएगा वो लो जीआई होगा, तो ठीक है आपके लिए हेल्दी है। मीडियम में हम देखेंगे ये होता है 56 से लेकर 69 तक, और हाई जो यहाँ पर हम देख पाएंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, वो होता है 70 से ऊपर। तो 70 से जो ऊपर है वो कितना हो गया, हाई हो गया, और वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए हार्मफुल हो जाता है। शुगर के क्या क्या हार्म्स हैं वो ऑलरेडी हम पहले ही उन आर्टिकल्स के अंदर जो हमने डिस्कस किया उसमें समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं आगे कि हम देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जीआई होता है, जब इसका हमने निकाल लिया, मान लीजिए किसी फूड में 70 निकल के आया है, अब इसको उस फूड के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट्स है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसके बाद में जो निकल कर आता है उसको बोला जाता है ग्लाइसेमिक लोड। तो ये जो ग्लाइसेमिक लोड होता है ये हमारी जो एक्चुअली में ऑर्गन्स है उसके ऊपर पड़ता है, हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर आकर पड़ता है, और जिसकी वजह से जब जीआई और जीएल दोनों ही यहाँ पर डाइट के अंदर ज़्यादा हो तो उससे क्या होता है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ भी टाइप 1 नहीं बल्कि टाइप 2। डायबिटीज़ हमें पता है 2 तरीके की होती है, एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। तो टाइप 1 होती है आपके गलत लाइफस्टाइल की वजह से, बुरे हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ठीक नहीं है, लेकिन टाइप 2 जो होती है वो यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों की वजह से कि खाना आपने किस तरीके का खा रखा है उन सब से हम देख पाते हैं। टाइप 1 में हम देख पाते हैं कि देखिए इनमें से जो एक है ना वो बहुत ही रेयर होता है, टाइप 1 यानी कि काफ़ी रेयर है। अब ये बहुत कम लोगों को आप देख पाएंगे, और ये ऑटोमेटिकली जो इंसुलिन होता है आपकी बॉडी के अंदर किन्हीं कारणों से वो बिल्कुल रिएक्ट करना ही बंद कर देता है। एक होता है कि वो बनना बंद हो जाता है उतने लेवल का, और दूसरा होता है कि वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो अब इससे क्या होगा कि इससे आप चाहे कितना ही एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, कितना ही बेहतर अपने आप को रखें, लेकिन अब आपको नुकसान जो है वो ऑलरेडी इसका होने लगा। तो यस, इंजेक्शंस होते हैं डायबिटीज़ के अंदर, हम इंजेक्शंस को लगते हुए देख पाते हैं, और इसको कंट्रोल में लाने के लिए हमें समझना होगा कि फूड से इसके ऊपर इम्पैक्ट एक्चुअली में पड़ता कैसे है। कुछ एग्जिस्टिव एविडेंस हमारे पास है, जैसे कि जो जीआई और जीएल की डाइट्स होती है उसमें क्या क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, रिस्क क्या क्या होते हैं। तो ये एक बहुत कम जाना गया है कि हाई जीआई डाइट्स की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कितनी होती है और डेथ कितनी होती है, अभी तक उसके हमारे पास एविडेंसेस कम है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी के खाने में जीआई थोड़ा ज़्यादा होगा तो उनको हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड जो बीमारियां होंगी उनकी मात्रा भी उनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बात बिल्कुल सच है। ऐसी एक स्टडी हुई थी, द प्रोस्पेक्टिव अर्बन रूरल एपिडेमियोलॉजी प्योर स्टडी के नाम से ये जानी जाती है, और उसमें हमें पता चलता है कि लगभग 1,37,800 के करीब यहाँ पर क्या किया जाता है, लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, और इनमें से 20 से ज़्यादा कंट्रीज से यहाँ पर लोगों को शामिल किया गया था। 5 कॉन्टिनेंट उसमें थे, और लगभग 10 सालों तक इस स्टडी को लगातार नज़र के अंदर रखा गया, इस पे काम होता रहा। इसकी जो हमें सामने आती है पूरी की पूरी रिपोर्ट, वो छापी जाती है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2021 के अंदर, और वहाँ से हमें समझ में आता है कि जो जीआई होता है और जीएल होता है, जीआई यानी कि ग्लाइकेमिक इंडेक्स और जीएल यानी कि ग्लाइकेमिक लोड, ये दोनों ही चीज़ें एक्चुअली में क्या करती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को यहाँ पर निमंत्रण देती है। अगर ये हाई है तो दिल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होंगी वो ज़्यादा और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ में यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इसी रिपोर्ट से हम इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। अगर डाइट जिनके अंदर हाई जीआई है तो उनको बैड कार्बोहाइड्रेट्स भी बोला जाता है। कुछ डाइट्स में यहाँ पर गुड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्ब्स जिनको बोलते हैं,
और कुछ में बैड होते हैं, बुरे होते हैं। तो जिसके अंदर भी हाई जीआई है, अगर बैड हम कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पर देख पाएंगे, कार्ब्स को देख पाएंगे, तो वो अगर उसको हम लोग कंबाइन नहीं करते हैं किसी फिजिकल एक्टिविटी के साथ में, तो उसके परिणाम और ज़्यादा यहाँ पर क्या होंगे, घातक होंगे, जानलेवा होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है तमिलनाडु यूजेस इनएक्सपेंसिव मेथड टू ट्रीट रोडेनासाइड पॉइजनिंग। देखिए रोडेना जो शब्द है वो बनता है रेड से, साइड का मतलब होता है मारने वाला, किल करने वाला, और पॉइजन हमें पता है जहर होता है। तो चूहे के जहर से जहाँ यहाँ लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे तमिलनाडु के अंदर में, उसको एक्चुअली में एक नए तरीके का मेथड बनाकर ट्रीट करने की कोशिश की गई है। करंटली तमिलनाडु के 17 ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जो कि 15 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जहां पर प्लाज्मा एक्सचेंज को रोडोसाइड्स के अंदर हम देख पाएंगे, जिनकी वजह से लीवर में इंजरी ज़्यादा हो जाती है, लीवर फेल ही हो जाते हैं। इस जहर अगर किसी की बॉडी के अंदर ही चला जाता है तो उनको ठीक करने के केसेस में यहाँ पर काम किया जा रहा है। चलिए इसको इजी बना के थोड़ा फ्लो चार्ट से हम समझते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए हेल्थ इश्यूज जो हो रहा है रेड पॉइजनिंग की वजह से, वो हो पा रहा है क्योंकि इसके अंदर होता है येलो फॉस्फेरस। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या की तरह तमिलनाडु में बनती हुई हमें दिखाई देती है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो लगभग 1584 ऐसे केसेस हैं जो 2019 के यहाँ पर सामने आते हैं हमारे, और उनमें से 554 ऐसे केस थे जिनकी 6 महीने के अंदर ऑलरेडी डेथ हो जाती है। इंडिया सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोनोमोलॉजी ने ऐसा पाया कि 450 लोग जो लीवर टॉक्सिसिटी से यहाँ पर सफ़र कर रहे थे, उनका प्योरली कारण क्या था, उनका कारण था रेड पॉइजन का उनके शरीर के अंदर हो जाना। तो इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है लीवर के ऊपर, जिसकी वजह से अगर किसी को बचाना है, किसी को अगर ये हाईली ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो गया, तो उनको बचाने के लिए क्या किया जाएगा, उनका या तो लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाता था या फिर उनके लीवर के ऊपर सर्जरी की जाती थी। अब ये सर्जरी करने से भी कोई ये बात ज़रूरी नहीं थी कि वो लीवर के बाद भी जो ह्यूमन जिसके ऊपर ये हो रहा है वो ठीक रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। खैर अभी कुछ सालों पहले तक लीवर ट्रांसप्लांटेशन जो था वो ओनली लाइफ सेविंग ऑपरेशन होता था ऐसे पेशेंट्स के लिए, अक्यूट लीवर फेलियर जिनमें हो जाता था। लेकिन दिसंबर 2017 की जब बिगिनिंग होती है तो एक टीम निकल कर आती है CMC वलोर से, जो कि रिसर्चर्स की टीम थी, और उन्होंने प्लाज्मा एक्सचेंज, प्लाज्मा क्या होता है हमें पता है, हमारी जो बोन मैरो होती है उसके अंदर प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा एक्सचेंज करके एक सेंट्रीफ्यूगल मेथड निकाला, जिसमें एक तो वो एक्सपेंसिव कम है, खर्चा ज़्यादा नहीं आता है, और दूसरा उससे इलाज जो है वो भी बिना लीवर को ट्रांसप्लांट किए, बिना लीवर को बदले उससे वो हो पाता है। क्या क्या उसके बेनिफिट है चलिए समझते हैं। लेग्स एक्सपेंसिव है, महंगा कम है, कॉस्ट जो होती है जितना लीवर ट्रांसप्लांट करने में आती थी उसका केवल 1/20 कॉस्ट ही यहाँ पर निकल कर आती है। तो सोच के देखिए, अगर कोई चीज़ यहाँ पर 200 या 2 लाख रुपए हम मान के चलते कि किसी लीवर को ट्रांसप्लांट करने में आते थे, अब कितने आ रहे हैं हम देखेंगे, केवल और केवल 1000 रुपये का यहाँ पर खर्चा आएगा। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो कि कितना ज़्यादा इसको खर्चे को यहाँ पर कम कर दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर चैलेंजेस फिलहाल क्या क्या है। देखते हैं 99% हेपाटॉक्सिसिटी जो होती है पेशेंट्स में वो मिलती है रोनेसाइड की वजह से, और वो एक्चुअली में उनके अंदर इसी वजह से रह जाती थी क्योंकि उनका लीवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाता था, और जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट जिनका ये टॉक्सिसिटी उनके अंदर यानी कि जहर जो था वो जब ज़्यादा बनने लगता था तो उनकी डेथ हो जाती थी। सक्सेस रेट की माने तो 2022 में लगभग 1237 ऐसे एक्यूट लीवर टॉक्सिसिटी पेशेंट थे जिनको ट्रीट किया गया, और ओवरऑल सर्वाइवल जो रेट निकल कर आया वो निकल कर आया 63.9%। हालांकि ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अगर लीवर को पूर्ण तरीके से ट्रांसप्लांट कर भी दिया जाता तो उसका भी सर्वाइवल रेट तो यहाँ पर 100% वैसे भी नहीं होता था। तो ये ठीक ठाक मात्रा में हम इसको यहाँ पर सर्वाइवल रेट के साथ में सक्सेसफुल होते हुए देख पाते हैं। खैर रिसर्च ने फाइंडिंग और की है कि देखिए मार्केट्स में अभी इसको और इम्प्रूव करके और लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, और गवर्नमेंट भी यहाँ पर कुछ एक्शंस दिखा रही है, जैसे कि कुछ कंट्रोल यहाँ पर किया जा रहा है कि जो भी रेड पॉइजनिंग से रिलेटेड ये रोडेंसाइड जो केमिकल है उसको बेचा जाता है, पॉइजन को बेचा जाता है, तो उसको ऐसे ही किसी को भी ना दे दिया जाए। पहले प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल होना चाहिए सभी के पास में। इसको क्या किया जाना चाहिए,
थोड़ा सा एक्चुअली इसकी सेल के ऊपर जो कंट्रोल खुली यहाँ पर बिकते रहते हैं उस पर क्या करना होगा, नियंत्रण करना होगा, कंट्रोल करना होगा। और दूसरा जो ये प्लाज्मा एक्सचेंज ट्रीटमेंट है इसको भी प्रमोट किया जाना चाहिए। खैर यहीं पे आज हमारा न्यूज़पेपर जो है वो ख़त्म हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक अगर आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी।